पीडीएफ में जाने से पहले बॉन्ड के बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स बताएंगे। और बॉन्ड एक कनेक्टिव टिश्यू है एक्चुअली, और कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड भी है, कार्टिलेज भी है, और उसके साथ साथ क्या है जी, लिगामेंट्स और टेंडन्स भी है। तो कनेक्टिव टिश्यू फिर बॉन्ड कैसा हुआ, जबकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में है और बॉन्ड सॉलिड फॉर्म में है, कार्टिलेज इलास्टिक फॉर्म में है। सो दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। एक्चुअली डिस्टर्बिंग नहीं है, एक्चुअली इसमें सेल्स और मैट्रिक्स के अरेंजमेंट का फर्क है बस सिर्फ। ओके जी, अबाउट 50% ऑफ सेल्स 50% ऑफ सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं द टोटल, एंड 50% प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा वगैरह। ओके जी, एंड ब्लड में ऐसा नहीं होता। ब्लड में एज द टोटल 2% सिर्फ सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि और 98% मैट्रिक्स मौजूद होता है। ठीक है जी, बॉन्ड मैट्रिक्स। इसी बॉन्ड मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हम बार बार बात करेंगे। ओके ओके जी, 2% सेल्स में 4 किस्म के सेल्स आते हैं। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि ऑस्टियोसाइट बनाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स को, और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड मैट्रिक्स को अपने आप में ऑब्जर्व करके खत्म कर देता है। दैट इज नोन एज द बॉन्ड रिजॉर्प्शन। ओके, और उसके अलावा प्रोजेनिटर सेल्स, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, जिसको स्टेम सेल्स भी कहते हैं, और सबसे जरूरी वाला यही है। ओके, और 2% सेल्स सिर्फ यही है। ये 4 किस्म सेल्स जो मैंने बताए, ये सिर्फ 2% मौजूद है हमारे बॉन्ड में, कई न कई जगह पर, हेवरशन कैनाल के इर्द गिर्द, हेवरशन कैनाल के अंदर, और ऑस्टियोल के अंदर वगैरह, और साइड्स पर मौजूद है। उसके अलावा कुछ ना कुछ तो स्पॉन्जी बॉन्ड्स में भी सेल्स मौजूद है, लेकिन बाकी सब के सब मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ओके, ग्राउंड सब्सटेंसेस है, और इसी मैट्रिक्स ने 98% जगह घेरी हुई है। अब 98% में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास जो भी प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 5, कोलेजन टाइप 1 एक्चुअली सबसे ज्यादा मौजूद होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बॉन्ड में, कोलेजन टाइप 1। ओके, सो द टाइप 1 इज जस्ट डिनोटेड बाय द BONE, the 1, that means the type 1 collagen containing is bond. Okay, so collagen type 1, collagen type 5, collagen जो भी प्रोटीन्स है, उसके अलावा जो भी गैग्स है, प्रोटीग्लाइकेंस, जो कि केराटिन सल्फेट हो गया, जो कि कार्बोहाइड्रेट से एक्चुअली, हाइल्यूरोनिक एसिड और डर्मेटिन सल्फेट वगैरह हो गया। इसके अलावा यही तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास मिनरल्स मौजूद होते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट हो गया। ओके, और इसके अलावा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा मौजूद होता है बोन में। हाँ, 2 तरह के स्ट्रेंथ है। नंबर 1 इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके जी, और दूसरा रिजिडिटी या ओके, या इलास्टिक स्ट्रेंथ। इसको इलास्टिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ओके, सो ये दोनों इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कलेक्ट होके क्या बनाता है जी, बॉन्ड मैट्रिक्स बनाता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। ओके, और इसी दोनों में, यानी कि इन दोनों में मुतशाबिहत मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तमाम प्रोटीन्स, जो कि हम प्रोटीन्स ले रहे, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे, यही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है, ठीक है, इसी कैटेगरी में। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस और इसके जो कि कंजुगेशंस वगैरह है, और इसके जो डिराइव्ड है वो आते हैं, साल्ट्स आते हैं वगैरह, कैल्शियम साल्ट्स। सो अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बॉन्ड से हटा लें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, अबाउट 50% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, अबाउट 50% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि फास्फोरस, ये दोनों अबाउट 90% ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस
हमारे बॉडी का जो 90% है, 92% है, तो हमारे बोन्स में मौजूद होता है और ये स्टोरेज का काम भी अदा करता है कैल्शियम और फास्फोरस का बॉन्ड। ओके जी। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर हम बोन से हटा दें सो बोन टूटेगा, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा कि रिजिडिटी, सख्ती वगैरह को बर्दाश्त कर सके। ओके, जब थोड़ा सा पोरस भी अगर हम लगा लें तो टूटेगा। ओके, एंड अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को और ड्यू टू दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देयर इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हिच इज प्रेजेंट इन द बोन्स। ओके, और अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हटा दें सो क्या होगा जी, फ्लेक्सिबल होगा, रिजिलियंट पैदा होगी, कंप्लायंस पैदा होगी हमारे बोन्स में, यानी कि वो फ्लेक्स होगा, वो इलास्टिक बन जाएगा। अगर हम साल्ट्स को जुदा कर लें, अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह को जुदा कर लें एसिड्स के जरिए से और वगैरह, टेस्ट वगैरह लेबोरेटरीज में जुदा होते हैं, सो बोन इलास्टिक बन जाएगा जैसे कि कार्टिलेज है। ओके, सो दैट इज वेरी अमेजिंग। और ये दोनों खुसूसियतें इस बोन को अल्लाह ताला ने इन दोनों सब्सटेंसेस की वजह से अदा की हुई है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हमारे सपोर्ट और लोकोमोशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे बोन में मौजूद हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हमारे सपोर्ट और लोकोमोशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे बोन में मौजूद हो। ओके, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सरसरी बताया, इसके अलावा मैं PDF में जाके कुछ ना कुछ डिटेल इसके बारे में बता दूंगा। एंड फॉर नाउ अस्सलाम वालेकुम। Our topic is bone. Actually, हमारे बोन का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि इसमें बिल्कुल सॉलिड मौजूद है। ठीक है जी, इसमें कोई पानी वगैरह मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद हो तो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। और बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके दरमियान जो बोन मैट्रिक्स है, और यानी कि ग्राउंड सब्सटेंसेस, उसके अलावा गैग्स, प्रोटोग्लाइकेंस, कोटोरेटिन सल्फेट्स वगैरह, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोक्सीएपेटेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वगैरह, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कोलेजन फाइबर्स एक्सेट्रा, ये तमाम ग्राउंड सब्सटेंस हैं। और दूसरे तरफ सेल्स है, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड प्रोजेनिटर सेल्स या प्रोजेनिटर सेल्स या स्टेम सेल्स। ओके, सो ये 4 किस्म के सेल्स हैं। हाँ, अब यही 4 किस्म के सेल्स जो कि हमारे बोन्स में सिर्फ 2% है। ओके, और 98% बाकी रेजिजुअल वॉल्यूम है, ग्राउंड मैट्रिक्स है, और उसके अलावा क्या है जी, जो कि इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस है। यानी कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बोन, इसमें 2% सेल्स मौजूद है सिर्फ, उसके अलावा कितने परसेंट जी, 98% ग्राउंड सब्सटेंसेस यानी कि एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स मौजूद है। सो दैट इज़ वेरी वेरी बिगर, बिकॉज कि इन बोन्स में सेल की ज़रूरत सिर्फ इतने हद तक है कि बोन को ख़राब करना, यानी कि बोन को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से बचाना, उसके अलावा बोन को मेंटेन रखना, बोन के मैट्रिक्स को मेंटेन रखना, उसके मैट्रिक्स में कोलेजन टाइप 1 वगैरह को, और उसके अलावा तमाम गैग्स वगैरह को मेंटेन रखना, बैलेंस में रखना, जब कम हो तो पैदा करना, जब ज़्यादा हो तो ख़त्म करवाना। और उसके अलावा क्या होता है जी, इसी बोन के स्ट्रक्चराइज को प्रोडक्शन करना, यानी कि ग्राउंड मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करना, बस सेल का यही काम है। ओके, बाकी जो स्टिकनेस है, जो कि रिजिडनेस है, और उसके अलावा जो भी यही सख्ती है जो बोन को मिली है, रेजिडुअलिटी, सो दैट इज ड्यू टू द ग्राउंड सब्सटेंसेस एंड मैट्रिक्स, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में एक तरफ कैल्शियम है, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हाइड्रोक्सीएपेटेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, और दूसरे तरफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है लाइक कोलेजन टाइप 1, ओके, और टाइप 5, मे बी टाइप 9 एंड टाइप 10। सो ये थोड़े थोड़े मिकदार में मौजूद होते हैं। So collagen type 1 is actually organic substance in the ground substances in the extracellular matrix. So I want to say that कि इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो हम खाते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे बोन में मौजूद होता है जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कोलेजन वगैरह,
तो इसी कोलेजन वगैरह की वजह से इसकी क्या जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मौजूद है, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि इसकी सख्ती। अगर हम कोलेजन टाइप 1 वगैरह को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इसी बोन से हटा दे, सो बोन रिजिडनेस को या शॉक को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ये डायरेक्ट टूटेगी। सो दैट विल नॉट कॉम्पिटेंट टू बैलेंस द शॉक। ओके, इसकी वजह से अगर दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जब हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम साल्ट्स वगैरह को हटा दें इसी बोन से, जो कि सबसे ज़्यादा मौजूद है हमारे बोन में, कैल्शियम और फॉस्फेट, और तो क्या होगा जी, बोन फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ओके, इलास्टिक बन जाएगा, वो हम मुड़वा सकेंगे फिर तो किसी वीक एसिड के ज़रिए से और किसी स्ट्रेचिंग सब्सटेंसेस के ज़रिए से ये एसिड जो कि हम कैल्शियम है वो हटाया जा सकता है, साल्ट हटाया जा सकता है। सो जब हम हटा दें तो दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग कि वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। ओके, रिसर्च कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा इसमें। सो ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। Okay, like other types of connective tissues, the bone tissue, osseous tissue also consists of cells and extracellular matrix. That is very very easy. और functions of bone को, अगर bone tissue को अगर हम बता दें, so function support है, protection है, तो बस बच्चों का काम है। Okay, और organic components of the bone matrix, 50% of the dry weight जो कि organic components ने पकड़ा हुआ है। About 50% of the bone किसने पकड़ा हुआ है जी? फिर जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या है जी? कोलेजन टाइप 1, टाइप 5, टाइप 10 वगैरह। और उसके अलावा जो कि यही आया हुआ है इधर, द कोलेजन अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स। इट कंसिस्ट चीफली ऑफ टाइप 1 कोलेजन, बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइप 5 इज आल्सो प्रेजेंट। Okay, so that is why very high content of the collagen makes the bone resistant to tensile stresses. The abundance of collagen imparts acidophilia to the bone matrix. ओके, सो इसी नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स यानी कि कोलेजन प्रोटीन के अलावा जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ 10% मौजूद है। ओके, और 10% मौजूद है, और इसी 10% में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स मौजूद है जो कि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए सबसे ज़रूरी है बोन में। ओके, और प्रोटियोग्लाइकेंस, उसके अलावा मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स, और कौन सा जी? ऑस्टियोकैल्सिन। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक गैग्स है, ग्लूकोज एमाइनोग्लाइकेंस है जिसको प्रोटियोग्लाइकेंस भी कहते हैं, और इसमें कॉन्ट्राइटिन सल्फेट, हाइल्यूरोनिक एसिड और केराटिन सल्फेट आता है इसी प्रोटियोग्लाइकेन में, या ग्लाइको गैग्स भी हम कह सकते हैं। ये है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, और मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है। उसके अलावा ऑस्टियोकैल्सिन मौजूद है, एक स्पेशल कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। ओके, सो इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर हम बात कर लें, सो अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ने बनाया है। ओके, यानी कि 50% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है जिसमें क्या शामिल है जी? कोलेजन शामिल है, उसके अलावा प्रोटियोग्लाइकेंस यानी गैग्स शामिल है, और प्रोटियोग्लाइकेंस में हमारे साथ हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ट्राइटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट आता है, और मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स शामिल है, और अगर हम बात कर लें तो ऑस्टियोकैल्सिन भी शामिल है, एंड दैट इज अ स्पेशल कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ओके, फाउंड इन द बोन टिश्यू। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ओके, हाइड्रोक्सी एपेटाइट शामिल है, यानी कि कैल्शियम मिनरल शामिल है। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ लें, द इनऑर्गेनिक मिनरल कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ बोन टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% of dry weight of the bone. Okay, and calcium and phosphorus are the chief bone minerals, but substantial quantities of sodium, potassium, magnesium, bicarbonate, citrate ions भी मौजूद होते हैं इसमें, लेकिन थोड़े मिकदार में। सबसे हाई स्टोरेज जो कि होती है उसमें 2 मिनरल्स आते हैं। नंबर 1 इज कैल्शियम एंड द नंबर 2 इज फॉस्फोरस। जब भी ज़रूरत पड़ जाए हमारे बॉडी में
कैल्शियम को। सो इसी स्टिमुलस के ज़रिए से, थायराइड हार्मोन के ज़रिए से, पैराथायराइड हार्मोन के ज़रिए से जो हार्मोन रिलीज़ होती है, सो उसी की वजह से कैल्शियम डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल्स में, बोन में जो मौजूद होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज, उसी में कैल्शियम रिलीज़ हो जाता है और हमारे टारगेट सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है जी। सो द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फैट्स आर इन बोन्स। ओके, सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तो यही है, अगर आप पढ़ सकते हैं इतना तो पढ़ लीजिए। ठीक है जी, तफसील से। द कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स ऑफ द ओसिस टिश्यूज आर अबाउट 40 नैनोमीटर इन लेंथ एंड 1.5 to 3 नैनोमीटर इन थिकनेस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स को अगर हम पढ़ ले, सो 4 किस्म के सेल्स है। द नंबर 1 इज ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल यानी कि स्टेम सेल, जो कि बनाएगा क्या जी, जो कि हमारे ऑस्टियोब्लास्ट को बनाएगा। और दे आल्सो लाइन द हेवेरिशियन कैनाल्स। हेवेरिशियन कैनाल्स हमारे पास ही मौजूद है, एक स्ट्रक्चर है जो मैं तफसील से बताऊंगा। ये जी हेवेरिशियन कैनाल ये है कि जिसमें क्या होता है जी, ऑस्टियन पाया जाता है, ऑस्टियन। ओके जी। सो हेवेरिशियन कैनाल में ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो कि सेल्स पाए जाते हैं। हमारे पास कौन से सेल्स जी, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, और इसके अलावा ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, और उसके सर पर ऑस्टियोक्लास्ट पाए जाते हैं। एंड द हेवेरिशियन सिस्टम दैट इज नोन एज ऑस्टियन। इसके अलावा आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेलाई है, फिर इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेलाई है, और इसके अंदर जो कि इंटरस्टिशियल या कॉन्सेंट्रिक लेमेलाई है, जो कि हम देख सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज हेवेरिशियन लेमेलाई आल्सो। एंड हेवेरिशियन कैनाल को अगर हम देखें तो पैरेलली हमारे बोन के लॉन्गिट्यूडनली यानी कि पैरेलली हमारे बोन में ये कैनाल्स इर्द गिर्द डिस्पर्स हुए हैं। ओके, सो अगर हम कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन यानी कैंसलस और डेंस बोन वगैरह को से इधर हटे यानी कि अंदर की तरफ आए, सो यहाँ पर एंडोस्टियम है और बाहर की तरफ पेरियोस्टियम है। ये दोनों लेयर्स है। एंडोस्टियम के अंदर फिर कौन सी कैविटी है जी, लेमिनल कैविटी है, एंड दैट्स अबाउट द वेरी वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट। इसी में ये एक हेवेरिशियन कैनाल या एक हेवेरिशियन सिस्टम या ऑस्टियन हमने लिया है। इसमें ऑस्टियोसाइट्स इस तरह पैरेलली मौजूद है लॉन्गिट्यूडनली, और उसके अलावा ब्लड कैपिलरीज है इस हेवेरिशियन कैनाल में, और इतना कुछ है ही नहीं बस स्ट्रक्चर में। नाउ मूविंग टू द ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स वो स्टेम सेल्स है जो हेवेरिशियन कैनाल्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है, और इसी हेवेरिशियन कैनाल्स के इर्द गिर्द कॉम्पैक्ट बोन में मौजूद होता है जी, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जिसको डेंस बोन या सख्त हड्डी भी कहते हैं, और स्पॉन्जी बोन के अलावा ये बाहर वाला लेयर जो है हमको जो सख्त दिखता है, वैसे ही यही कॉम्पैक्ट है। और इसके अंदर जो नली मौजूद है दैट इज नॉन एज द बोन मेरो। इसके अंदर जो स्पॉन्जी टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज नॉन एज द कैंसिलस बोन और द स्पॉन्जी बोन। ओके, और यही जो पैक्ड बोन है, डेंस बोन है, उसमें सेल्स बहुत डेंसली कलेक्ट है, इसमें कैल्शियम बहुत डेंसली स्टोर्ड है, सो दैट इज नॉन एज द कॉम्पैक्ट बोन एंड आल्सो नॉन एज डेंस बोन। ओके जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स है जो कि हमारे पास कोलेजन और उसके अलावा ग्राउंड मैट्रिक्स बनाएगा। सो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है जी? ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर स्टेम सेल से बने हैं और यही सेल डिराइव्ड है। और ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? मैट्रिक्स फॉर्मेशन, यानी कि इसमें कोलाजन बनाएगा, प्रोटीन्स वगैरह बनाएंगे, और जब ये बूढ़ा हो जाता है या ये मैच्योर हो जाता है सो इससे ऑस्टियोसाइट बनता है। अबाउट 25,000 ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता है एवरी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ बोन, कॉम्पैक्ट बोन में। ठीक है जी, हेल्थी बोन टिश्यू में। सो 95% ऑफ द ऑस्टियोसाइट ऑफ द लिविंग सेल्स इन द एडल्ट बोन आर ऑस्टियोसाइट्स, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोसाइट सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, ऑस्टियोब्लास्ट उसके नीचे कम वाला मिकदार में मौजूद है, सबसे कम मिकदार में ऑस्टियोक्लास्ट मौजूद है। और ऑस्टियोक्लास्ट वो बोन्स है, ऑस्टियोक्लास्ट वो बोन है कि जो क्या बनाएगा जी, क्या करेगा? हमारे बोन को खाएगा, हमारे ग्राउंड मैट्रिक्स को खाएगा।
दूसरे एग्जाम वो जो कि इजाफी सेल्स है उसको खाएगा। क्यों जी भाई, क्यों? क्योंकि बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके इसलिए खाएगा। एंड देयर इज अ वेरी मैन सेल, एंड ये सबसे बड़ा साइज वाला है सेल्स, इसका साइज सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एट मे बी 40 to 50 माइक्रोमीटर्स तक ये इसका साइज जाता है और अबाउट 50 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो जाता है। ओके, और ये ग्राउंड मैट्रिक्स को खाता है और ये दूसरे सेल्स को खाता है। अगर इसकी कमी आ जाए तो हमारे बोन इननेचुरली ग्रो करेंगे और इवेंचुअली ग्रो करेंगे। ओके जी, और अगर इसमें ज़्यादती आ जाए तो हमारे बोन में एक्चुअली प्रोडक्शन के निस्बत से इसकी ज़्यादती आ गई। सो जो कि सेल प्रोड्यूस होता है ऑस्टियोजेनेटर सेल से, जो ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस होता है तो वो एक्चुअली मरता है, ये इसको उनको खाता है। सो जिसकी वजह से हमारे बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और इसके अलावा आर्थराइटिस वगैरह जैसी बीमारी नज़र आती है जिसमें सुराख, बोन में सुराख हो गया। दैट इज नोन एज द ऑस्टियोपोरोसिस और दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द ऑस्टियोक्लास्ट्स। ओके जी, सो मैंने बिल्कुल शॉर्टली आपको बताया और इसके अलावा बस इसी सेल्स के बारे में आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन पर बात करेंगे। एंड आज का जो टॉपिक था दैट वाज द सेल्स ऑफ बोन एंड एक्चुअली द मिनरलाइजेशन primary collection of bone. Okay ji, so in the next video we will talking about the structure of bone and the formation of bone. Assalamu alaikum.